हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सफलतम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, फिजिकल वर्ल्ड का एक लेक्चर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। लगभग हाफ टर्म्स हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। हाफ टर्म्स और हमें डिस्कस करनी है, तो आज हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल वर्ल्ड का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 का पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है और उसमें क्या लिखा हुआ है, रिलेटिविटी। आपको रिलेटिविटी बताना है कि रिलेटिविटी क्या होती है। आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी जिसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कौन सी थ्योरी थी? थ्योरी थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने क्या बताया था कि लगभग हर एक चीज एक दूसरे के रिलेशन में है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बताता है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल रहा है, इट डील्स विद द पार्टिकल्स हैविंग स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। वैसे एक्चुअल में जो इसका एक जो फॉर्मूला था वो मास के ऊपर था कि जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही उसके मास भी उसका इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे ही उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बोला था। तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वो वेलोसिटी होनी चाहिए नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट के। अगर वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास है तब तो ये मास बढ़ता है, वरना नहीं बढ़ता। अभी अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो तो आप इस पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। केवल आप क्या याद रखोगे? केवल आप याद ये रखोगे कि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आज के लिए हमारे लिए ज़रूरी है ये सोचना, ये जानना कि मास क्या है, कांस्टेंट है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो ये किसके कंपेरेबल में होते हैं, जिस ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होती है उनके अंदर इनवेरिएंस जो आता है नेचर में, यानी कि उनके अंदर जो बदलाव आता है नेचर से, उसके बारे में हमें बताती है कौन? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यानी कि ये एक्चुअली ये डिस्कस करती है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि इतनी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास की स्पीड इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे, इन्हीं पार्टिकल्स पे आती है। किस पे? जैसे इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे। और उनकी स्पीड की वजह से उनमें जो चेंजेस आते हैं वो हमें बता देती है कौन? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट पार्ट इसका हमारा है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? नेक्स्ट पार्ट है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। देखो क्या है, ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या होता है सोसाइटी? सोसाइटी हमें डिमांड बताती है कि आज किस चीज़ की डिमांड है। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड या फिर कौन से बोर्ड का यूज़ कर रहे थे, वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे थे। उसके बाद इस पैनल की डिमांड आई, ये सोसाइटी ने जनरेट की डिमांड। उसके बाद टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर, ये टेक्नोलॉजी बनी कैसे? डिस्कवरी से। और वो डिस्कवरी किसने की थी? फिजिक्स ने। अब जैसे अकेला बोला जाता है कि अकेले सेमीकंडक्टर ने, जो फिजिक्स ने क्या बताया, सेमीकंडक्टर बताया, उस सेमीकंडक्टर के यूज से ही आज हम लोग जो जितने भी कंप्यूटर्स चल रहे हैं, कंप्यूटर्स आप बोल सकते हो, रेडियो आप बोल सकते हो, टीवी आप बोल सकते हो, मोबाइल फोन्स, ये सारे किसके यूज से चल रहे हैं? सेमीकंडक्टर दे। यानी कि फिजिक्स ने सेमीकंडक्टर दिया, टेक्नोलॉजी ने हमें ये सारी चीजें दी, और इसका यूज किसने किया? सोसाइटी ने। तो वैसा ही लिखा हुआ है, समटाइम्स फिजिक्स जनरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, एट अदर टाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, और बोथ हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यानी कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है, किसके ऊपर होता है? सोसाइटी पे होता है। सोसाइटी में चेंज आता है किनकी वजह से? नई टेक्नोलॉजीज की वजह से और नई रिसर्चेज की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मीनिंग यहाँ पे है क्या कि एक्चुअली हमें ऐसा बताना है कि फिजिक्स का यूज कहाँ तक है। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है फिजिक्स का।
कि ये क्या करता है, छोटे से छोटे पार्टिकल, जैसे कि मैं किसकी बात करूं, इलेक्ट्रॉन से लेकर के किसके बारे में बातचीत करता है, गैलेक्सीज तक। यानी कि एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से लेकर के गैलेक्सीज तक बात करता है फिजिक्स। यानी छोटे से छोटे डायमेंशन से लेकर इतनी बड़ी डिस्टेंस तक बात कर रहा है कौन, फिजिक्स। तो फिजिक्स का क्या है, बहुत ही बड़ा स्कोप है। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज ट्रूली वास्ट, इट कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज सच एज मास, लेंथ, टाइम, एनर्जी, ईटीसी। यानी कि हर एक बारे में, माइक्रो सेकंड से लेकर के हम लोग लाइट बहुत से सालों की बात करते हैं, या फिर हम माइक्रोमीटर से लेकर के लाइट ईयर्स तक की बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फिजिक्स का क्या है, बहुत बड़ा वाइड स्कोप है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बेसिक कोड्स इन फिजिक्स। यानी फिजिक्स में एक्चुअल में हो क्या रहा है, दो बातें हो रही है। देखो, एक तो क्या यूनिफिकेशन, और दूसरा क्या रिडक्शनिज्म। तो रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन है क्या, कि यूनिफिकेशन तो हम लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर आप ये समझ सकते हो कि साइंटिस्ट जिस पे काम कर रहे हैं, आज के दिन जिन चीज़ों की चर्चा हो रही है, उन बातों पर अगर हम लोग डिस्कस करें, तो एक तो क्या है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन आपका होता है कि बहुत सारे जो लॉज हैं उनको एक ही लॉ में कन्वर्ट कर देना, बहुत सारे लॉज को एक ही लॉ में कन्वर्ट कर देना, यूनिफिकेशन कर देना, चीज़ों को कम कर देना, वो होता है यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म होता है एक, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके हम लोग क्या करें, छोटे छोटे पार्ट्स कर लें और फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करें। अगर हमने सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लिया तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो यूनिफिकेशन तो क्या हुआ, चीज़ों को कम करना, या फिर बहुत सारे लॉज को एक ही लॉ में कन्वर्ट करना, जैसे, या फिर एक ही लॉ द्वारा बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर देना। जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ क्या बताता है, अर्थ और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच का जो फोर्स है वो बताता है, रोटेशन ऑफ मोशन बताता है, उसके बाद जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, या फिर मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें एक अकेला ग्रेविटेशनल लॉ बता देता है। तो आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि अगर एक ही लॉ बहुत सारी चीज़ों को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म मैंने आपको बता दिया, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर आप छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा हो कि हम लोग क्या करते थे, एक बोर्ड मास नाम की चीज़ पढ़ते थे मैथ में। बोर्ड मास अगर तुम्हें याद हो, क्या था कि सबसे पहले अगर मैथ्स की कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर ओ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते थे, चीज़ों को तोड़ते थे, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते थे, उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती थी। तो वैसा ही हमें करना है फिजिक्स में, क्या, रिडक्शनिज्म। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं जो हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी नेचर के अंदर, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं, तो 4 फोर्स हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि 2 मासेस की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जो 2 चार्जेस के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के बीच, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 2 चार्जेस के बीच, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव, अगर एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव तो रिपल्सिव। बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी 2 मासेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस का कोई भरोसा नहीं है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या है, चार्ज की प्रवृत्ति क्या है। उसके बाद हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा फोर्स होता है, जो फोर्स क्या करता है, न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन को न्यूक्लियस में बांधे रखता है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने कुछ ऐसा देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने कुछ ऐसा देखा है कि हमारा जो एटम है वो ऐसे सर्कुलर सी शेप का है, या स्फेरिकल शेप में आप बोलो इसको। उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस रखा गया है। इस न्यूक्लियस में तुम्हें बोला गया 2 लोग रहते हैं, कौन से, एक तो रहता है सर प्रोटॉन, ठीक है जी, एक तो प्रोटॉन रहा।
दूसरा कौन रहता है, न्यूट्रॉन। ठीक है सर, न्यूट्रॉन रहा, वो इसी के अंदर रहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर ही रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे पड़े हैं इसके अंदर। तो तुम्हें पता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो क्या कर देता है, एक दूसरे को रिपेल कर देता है। तो लेकिन यहाँ अगर प्रोटॉन भरे पड़े हैं तो ये एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रिपेल करना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं क्यों कर रहे, क्योंकि इसको बांधे हुए है कौन सा फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो फोर्स जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसके अंदर बांध रखा है, न्यूक्लियस के अंदर बांध रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद आया आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स कब लगता है, ये फोर्स लगता है जब अल्फा डीके होता है, ठीक है, बीटा डीके होता है, उस दौरान ये इन पार्टिकल्स के ऊपर लगता है कौन सा फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर तुम इनकी स्ट्रेंथ देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ देखो इन फोर्सेस की, ये पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर इनका रेशो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 1 है तो उसका मतलब क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10⁻25 टाइम बड़ा है। उसके बाद अगर तुम बात करो किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो ये इससे 10⁻36 टाइम बड़ा है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इससे 10⁻38 टाइम बड़ा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सबसे छोटा चार्ज या सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल, उसके बाद वीक न्यूक्लियर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये आपको रेशो सामने नज़र आ रहे हैं, इस रेशो में ये एक दूसरे के कंपेयर में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं तुम्हें बता चुका F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²। किसके बीच में लगता है, दो मासेस के बीच में लगता है, एक मास m1 दूसरा मास m2, इन दोनों के बीच लग रहा है एक फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैंने तुम्हें बताया दो चार्जेस के बीच लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर जैसे दो चार्ज रखे हैं, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, इनके बीच जो फोर्स लगता है, जैसे एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैंने तुम्हें कहा न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को जो बांधे रखता है न्यूक्लियस में। उसके बाद हमारे पास आया न्यूक्लियर प्रोसेस के दौरान जो फोर्स लगता है बीटा डीके के दौरान न्यूक्लियस में, वो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और उसके बाद आता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, जहाँ से ना कोई बाहर जा सके ना कोई अंदर आ सके, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे कि आप लोग चाय गर्म रखने के लिए एक थर्मस नाम के बर्तन का यूज़ करते हैं, हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी थोड़ा आइसोलेट क्रिएट करता है, क्लोज हो जाता है, अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देता। और जब तक अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी तब तक चाय क्या रहती है, गर्म रहती है। तो एक ऐसा सिस्टम जो क्या हो, क्लोज हो, एक ऐसा सिस्टम जो बंद हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम को, एक क्लोज्ड सिस्टम तुम लोग बोल सकते हो, क्लोज्ड सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ से एनर्जी ना तो बाहर जाए ना ही बाहर की एनर्जी अंदर आए, ना कोई अंदर का फोर्स बाहर जाए ना कोई बाहर का फोर्स अंदर आए। तो ऐसा सिस्टम आपका क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। इसके बाद का पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितने भी कंजर्वेशन के लॉज है सारे के सारे आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वैलिड होते हैं। अगर हम लोग जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े, होती क्या है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता ना ही एनर्जी को ख़त्म किया जा सकता, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सिस्टम आइसोलेट नहीं होगा, जैसे हम लोग एक कमरे की बात करें, अगर हम देखें यहाँ की एनर्जी, तो अगर यहाँ की एनर्जी बाहर चली गई तो तुम्हें क्या लगेगा, एनर्जी तो कम हो गई।
तो वो कंजर्व्ड कहाँ रही, कांस्टेंट कहाँ रही। और अगर बाहर से कुछ एनर्जी आ जाए तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो फिर भी हमें ऐसा लगेगा कि एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रही, कांस्टेंट नहीं रही। तो हम लोग जब भी ये लॉज पढ़ते हैं कंजर्वेशन के, इसके लिए हम मान के चलते हैं कि जो सिस्टम है आपका वो क्या है, कंजर्व्ड है। अगर आइसोलेट है, और अगर सिस्टम आइसोलेट है, क्लोज्ड सिस्टम है, तो वहाँ से ना तो एनर्जी बाहर जाएगी ना ही एनर्जी अंदर आएगी। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है कि वहाँ पर क्या होता है, ना तो एनर्जी नहीं बनेगी ना ही एनर्जी क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। जो एनर्जी है वो अपनी फॉर्म में या किसी दूसरी फॉर्म में एग्जिस्टेंस में रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कब नहीं होगा, जब आइसोलेट सिस्टम होगा, बाहर का कोई फोर्स नहीं, तो उस दौरान जो लीनियर मोमेंटम है, यानी जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जैसे कोलिजन की बात कर लो, एक गाड़ी इधर से आई, दूसरी गाड़ी इधर से आई, दोनों आपस में टकराई, ठीक है, तो जितना उनका पहले मोमेंटम था, यानी मास इंटू वेलोसिटी इस कार का भी, मास इंटू वेलोसिटी इस कार का भी, आफ्टर कोलिजन अगर नो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो क्या होगा मोमेंटम उनका बाद का भी वैसा ही रहेगा। यानी हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाए या किसी एंगल पर चली जाए, लेकिन मोमेंटम पूरे सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम में होता है, लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, लीनियर मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पर होता है आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो जैसे वहाँ पर कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, एंगुलर वर्ड जहाँ भी आ जाए समझ जाओ किसके लिए बात हो रही है, सर्कुलर या फिर रोटेशनल के लिए। जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं तब तो हम जो मोमेंटम काउंट करते हैं वो लीनियर होता है, एक लाइन वाला। और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, ऐसे केस के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन सा, एंगुलर मोमेंटम। तो ये भी यही बोल रहे हैं, इट स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए सिस्टम। जैसे कि हम लोग लीनियर मोमेंटम में तो फोर्स लगता है और एंगुलर में क्या लगती है, टॉर्क लगती है। ऑन ए सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, इट फॉलोज फ्रॉम नेचर सिमिट्री कॉल्ड आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। यानी कि ये क्या है, नेचर की सिमिट्री है। हमें ये सब चीज़ें किसने दी है, प्रकृति ने दी है, कि ये चीज़ें क्या नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो वैसे एंगुलर मोमेंटम भी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व्ड रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही सेम, ये तुम भूलोगे नहीं। सिस्टम क्या है, आइसोलेट है। आइसोलेट सिस्टम के अंदर, आइसोलेट सिस्टम के अंदर क्या होगा, चार्ज जो रहेगा वो क्या, कांस्टेंट रहेगा। जैसे ये एक आइसोलेट सिस्टम है, यहाँ पर ये चार्ज रखा गया है, ठीक है, ये चार्ज रखा गया। ये चार्ज अगर बाहर भी नहीं जा सकता और ये चार्ज कोई अंदर भी नहीं आ सकता, जितना चार्ज है अगर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता और कोई चार्ज अंदर भी नहीं आ सकता, तो अंदर का चार्ज हमेशा क्या बना रहेगा, जैसे 34 कूलम्ब चार्ज है तो हमेशा ये क्या रहेगा, 34 ही रहेगा। अगर ना कोई बाहर जा सकता ना ही कोई अंदर आ सकता। जैसे तुम सोच सकते हो, तुम्हारी क्लास में 20 बच्चे हो, ठीक है, तुम्हारी क्लास में 20 बच्चे हो, 20 बेंच पे बैठे हो, और तुम्हारी क्लास के गेट्स को बंद करके बाहर 2 बाउंसर खड़े कर दिए जाए तो तुमको बाहर ना जाने दे और ना ही किसी बच्चे को अंदर आने दे। ऐसे केस में जो तुम्हारे क्लास का जो नंबर है वो हमेशा क्या रहेगा, 20 ही। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, अंदर बैठे बैठे अपने बेंचेज चेंज कर सकते हो। तो वैसे ही एक आइसोलेट सिस्टम में चार्ज होता है वो क्या हो सकता है, कंजर्व्ड होगा, कांस्टेंट होगा। केवल वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, किससे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर वो ट्रांसफ़र तो हो सकता है, लेकिन उसका अमाउंट, उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता एक आइसोलेटेड सिस्टम में, ऐसा तुम याद रखोगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो आज का ये लास्ट टॉपिक था। और मैं आपको बता दूं, फिजिकल वर्ल्ड की पूरी थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिजिकल वर्ल्ड के कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या है पूछे गए हैं नीट, IIT JEE या एडवांस के क्वेश्चंस में। तो आपको क्या करना है, लगातार हमारे साथ बने रहना है। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।